बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है रेजोनेंस। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल प्रीवियस आर्टिकल फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन से रिलेट करता है। प्रीवियस आर्टिकल में हमने डिस्क्राइब किया था कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो उसको हम फ्री ऑसिलेशन का नाम देते हैं, और अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो तो हम उसे फोर्स ऑसिलेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंस जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म की जाती है, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये फोर्स ऑसिलेशन की टाइप है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, इट इज टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो हम एक्सटर्नली फोर्स यूज कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद सिस्टम पे अप्लाई की जाती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम। अब जब भी सिस्टम के ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है, और जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमें यह पता है कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसके पॉइंट्स बन जाएंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, और नंबर 4 एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 kx0 स्क्वायर, जहां पे स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है कि x0 एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और इसको हम लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0 स्क्वायर। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जिसमें आपने ये चारों पॉइंट्स जो है इनको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाने के बाद जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। आपने जैसे ही पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, आपने इसके ऊपर दोबारा से एक्सटर्नल फोर्स लगा देनी है। ठीक है, फिर जब ये अपनी दूसरी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा फिर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे। अब एक वाइब्रेशन के कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर फोर्स को आप टाइम पीरियड इंटरवल गुजरने के बाद अप्लाई करते हैं तो ये एक पीरियोडिक फोर्स बन जाती है, जिस तरह से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो जाता है कि सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लग रही है तो ये फोर्स ऑसिलेशन बन जाएगी। लगने वाली फोर्स एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद अप्लाई की जाती है तो इस वजह से ये पीरियोडिक फोर्स बन जाएगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें कि जैसे आप बार बार फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं टाइम पीरियड इंटरवल गुजरने के बाद, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां से इसका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम रेजोनेंस को फिर इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है? सिस्टम में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स की नंबर ऑफ एप्लीकेशन के इक्वल आ जाए। इसको स्टूडेंट्स हम जरा मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। हमने ये बात की है कि सिस्टम की
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी देर में, पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर, ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम पर सेकंड। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी, सिस्टम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा और हम कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेनन परफॉर्म किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात की जा रही है, तो इसको हम नाम देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम पर सेकंड। इस बात को हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है। आइए अब हम प्रॉपरली रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी the phenomenon in which amplitude of vibration increases when frequency of applied force becomes equal to 1 of natural frequency of harmonic ऑसिलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। रेजोनेंस वो फिनोमेनन है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या कंडीशन है? कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल आ जाए सिस्टम की किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। अब किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आप मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो ले लें, 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, तो उसके किसी वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो इस सिचुएशन में रेजोनेंस परफॉर्म होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम एक और एग्जांपल से डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रॉड AB है जिसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ सस्पेंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। अब रॉड AB के साथ हमने 3 पेयर्स जो है पेंडुलम के अटैच किए हुए हैं, जिसमें A प्राइम की लेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। B और B प्राइम आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैं और C प्राइम पेंडुलम आइडेंटिकल हैं। हम क्या करते हैं, इसमें C पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से साइडवेज डिस्प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट C पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और इसकी ऑसिलेशन की वजह से डिस्टरबेंस रॉड AB में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अब थ्रू द रॉड AB ये डिस्टरबेंस बाकी के तमाम पेंडुलम्स A प्राइम, B प्राइम और C पेंडुलम में शिफ्ट होगी। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो पेंडुलम जिसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और लेंथ C पेंडुलम जैसा था, वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और वो कौन सा पेंडुलम है? वो C प्राइम पेंडुलम है। ठीक है, जबकि A प्राइम पेंडुलम, B और B प्राइम पेंडुलम जिनकी लेंथ और इसी तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी C पेंडुलम से डिफरेंट है, वो जस्ट डिस्टरबेंस को शो करेंगे। तो इस वजह से हमारे इस केस में
सी पेंडुलम बिहेव करता है एक्सटर्नल फोर्स की तरह और सी प्राइम पेंडुलम हमारा सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही डिराइविंग फोर्स यानी कि सी पेंडुलम उसकी फ्रीक्वेंसी किस पेंडुलम से मैच करती है, सी पेंडुलम से मैच करती है, तो ये दोनों पेंडुलम्स जो है वो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, जबकि बाकी के तमाम पेंडुलम्स जो है वो सिंपली डिस्टरबेंस शो करेंगे। उनका एम्पलीट्यूड कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा और कभी वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस की तरफ। पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस को। आइए देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। आइए इसको पहले समझते हैं। स्टूडेंट्स, रेडियो ट्रांजिस्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को सुनते हैं। अब अगर आपने कोई एक खास प्रोग्राम, सपोज कर ले हम एफएम की बात करते हैं, जिसके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, एफएम 100, एफएम 101, एफएम 103, तो पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इन नामों से क्या मतलब बनता है। जब हम एफएम 100 की बात करते हैं तो इसमें 100 बेसिकली उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, एफएम 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से 101 सिग्नल जो है उसकी वैल्यू होती है 101 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से बाकी तमाम चैनल्स की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में ये तमाम सिग्नल बैक वक्त एग्जिस्ट करते हैं। अब सपोज कर लें कि ये तमाम सिग्नल्स रेडियो ट्रांजिस्टर के एरियल के साथ एक ही वक्त में इंपिंज कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि हम एक वक्त में एफएम 101 को सुन सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी को 101 मेगाहर्ट्ज के इक्वल करना पड़ेगा। अब ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए ट्रांजिस्टर रेडियो के ऊपर एक नॉब लगी होती है, जिसको हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने की वजह से जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी 101 मेगाहर्ट्ज के इक्वल आती है, तो 101 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है वो रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और हम पर्टिकुलरली वही एक स्टेशन सुन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 103 मेगाहर्ट्ज के प्रोग्राम को सुनना है तो हम रेडियो ट्रांजिस्टर की नॉब को रोटेट करेंगे और उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को 103 मेगाहर्ट्ज के इक्वल ले आएंगे। जैसे ही 103 मेगाहर्ट्ज के इक्वल फ्रीक्वेंसी बनेगी तो सिग्नल जो कि एटमॉस्फेयर में होता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम होता है उसको हम सुन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओवन को माइक्रोवेव ओवन क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह बात पता है कि जब भी आप खाने को गर्म करते हैं ओवन के अंदर तो उसमें रेडिएशंस पास की जाती हैं और वो रेडिएशन माइक्रोवेव्स होती हैं, इस वजह से हम इसको माइक्रोवेव का नाम देते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि माइक्रोवेव्स ही क्यों यूज की जाती हैं। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसने हमें डिस्क्राइब की हुई है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। अब इसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स ही हमने क्यों यूज की हैं? वो इस वजह से यूज की हैं कि वाटर और फैट्स के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज के इक्वल होती है। अब जब भी हमने कोई खाने की चीज गर्म करनी होती है, हम उसको ओवन में प्लेस करके उसे ऑन करते हैं, तो ओवन में एक पोर्शन होता है जिसको हम मैग्नेट्रॉन का नाम देते हैं। वो मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ये रेडिएशंस खाने की चीज के अंदर से गुजरती हैं और जहां पे उसको वाटर और फैट्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनसे स्ट्राइक करके रेजोनेंस परफॉर्म करवाना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स रेजोनेंस का फिनोमेनन अकर होता है, सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाती है और हमें यह पता है कि जिस जगह पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और जो भी खाने की चीज हमने ओवन में रखी हुई है वो उसी तरीके से गर्म होना शुरू हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस के एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आइए इसके अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिग स्पैन ब्रिज एंड मार्चिंग सोल्जर्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है मैकेनिकल रेजोनेंस की। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को समझने के लिए हम पहले ये बात पे गौर करते हैं कि हम जमीन पर किस तरह से चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी हम चलते हैं तो हम जमीन पे नीचे और पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जबकि जमीन हम पे ऊपर और आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि चलते हुए हम जमीन पर फोर्स लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी बात को हम अप्लाई करते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर। अब फर्ज कर लें कि हम मूव कर रहे हैं ऑन अ ब्रिज जिसका स्पैन बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है। अब जब आप ब्रिज के ऊपर मूव करेंगे तो आपके हर एक स्टेप के साथ आप ब्रिज के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। अब हमारे स्टेप्स जब रेगुलर होते हैं तो इसका मतलब है कि लगने वाली फोर्स पीरियोडिक बन जाएगी, और जब आप किसी सिस्टम के ऊपर जो कि ऑसिलेट कर सकता है उसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास जो एग्जांपल हमने डिस्क्राइब करनी है दैट इज बिग स्पैन ब्रिज एंड द मार्चिंग सोल्जर्स। अब फर्ज कर लें इसी एग्जांपल में जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें आप एक पर्सन की जगह पे नंबर ऑफ सोल्जर्स को कंसीडर कर लें जो कि मार्च करते हुए एक ब्रिज से गुजर रहे हैं। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि मार्च करते हुए तमाम सोल्जर्स जो होते हैं वो अपना एक स्टेप एक ही वक्त में आगे रखते हैं और इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपना दूसरा स्टेप जो है वो आगे रखते हैं, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स जनरेट होती है। और रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स की वैल्यू नंबर ऑफ सोल्जर्स ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अगर आप सिस्टम के ऊपर लार्जर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्रिज के टूटने का खतरा होता है। यही वजह है कि जब भी सोल्जर्स ब्रिज से पास करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप मार्च ना करें, या बुक में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ब्रेकिंग देयर स्टेप्स। ब्रेकिंग देयर स्टेप्स का मतलब यह है कि आपने मार्च नहीं करना, जिस तरह आप रेंडमली मूव करते हैं उस तरह से आपने मूव करना है। अब स्टूडेंट्स, रेंडमली मूव करने की वजह से क्या होता है, रेंडमली मूव करने की वजह से एक रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स जनरेट नहीं होती, और जब रिजल्टेंट पीरियोडिक फोर्स जनरेट नहीं होती तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती। अब हम चलते हैं साइड इंफॉर्मेशन की तरफ जो कि उसने डिस्क्राइब की हुई है कोलैप्स
ऑफ टोकोमा ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आप ये फुटेज देखिए। स्टूडेंट्स, ये टोकोमा ब्रिज है जो कि उस वक्त दिखाया गया है जब आंधी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। अब हमें यह बात पता है कि जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो इस सिचुएशन में हवा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देती है। तो इस वक्त हवा की वजह से टोकोमा ब्रिज के ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स एक्ट करना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ब्रिज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था और फाइनली आप देख सकते हैं वायलेंट वाइब्रेशन की वजह से ब्रिज कोलैप्स कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह रेजोनेंस के एडवांटेजेस हैं उस तरह से रेजोनेंस के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसी तरह का एक और डिसएडवांटेज हम डिस्क्राइब करते हैं जो कि बुक में साइड इंफॉर्मेशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको इसने लिखा हुआ है रेजोनेंस इन रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर। जी स्टूडेंट्स, तो हेलीकॉप्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो उसके ऊपर वाली बड़ी पंखड़ियां होती हैं उसको क्या नाम देते हैं? रोटर का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के व्हीकल्स बनाई जाती हैं उसमें इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि हर एक पोर्शन की फ्रीक्वेंसी दूसरे पोर्शन की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो, क्योंकि अगर किसी दो या दो से ज्यादा पोर्शंस की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाती है। हमने सिस्टम में रेजोनेंस को प्रोड्यूस नहीं होने देना, तो इसलिए तमाम ऑब्जेक्ट्स या तमाम इक्विपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट रखा जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स इसकी एक फुटेज देखते हैं। यह हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जिसमें दो रोटर्स लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने यह प्रोसीजर ऑब्जर्व करना है कि अगर दोनों रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम कर दी जाए तो किस तरह से इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो देखें, ये स्टार्ट होके अपनी स्पीड गेन कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है तो रोटर जो है वो क्या होना शुरू करता है? ऑसिलेट करना शुरू करता है और फाइनली रोटर जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब आप इसकी साइड व्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद की जाती है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं।